हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 है ना, क्या कहते हैं कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, वो पूरा ख़त्म कर लिया था, उसका कंप्लीट डिस्कशन हो गया था। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या कहते हैं कि चैप्टर नंबर 3 और 4 मतलब कि आपका आव्यूह और उसके बाद जो आता है सारणिक मतलब कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, उसको स्किप किया है क्योंकि उसके कुछ लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, है ना। और क्या कहते हैं जो थोड़ा बहुत बचा है पोर्शन स्टार्टिंग वाला, इंट्रोडक्शन वाला, वो बाद में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक, चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, जो कि हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से। ठीक, अच्छा, ये किताब क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई, जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिए गए हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले, है ना, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको लगे कि हाँ इसमें आखिर चलेगा क्या। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो किसका हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से जो चैप्टर 5 आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो चैप्टर नंबर 5 से लेकर, ठीक है, तो चैप्टर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, है ना, मतलब कि सांतत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है। कंटिन्यूटी, इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, है ना, CND, आप समझ जाइएगा। तो C मतलब कंटिन्यूटी और D मतलब कि डिफरेंशिबिलिटी, सांतत्य तथा अवकलनीयता। चैप्टर नंबर 6, इसके बाद चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका अनुप्रयोग, ठीक। चैप्टर नंबर 7 आपका सेकेंड पेपर में, जो कि होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब कि हमारा क्या कहते हैं, समाकलन। चैप्टर नंबर 8, इसके बाद हमारा होता है एरिया अंडर द कर्व, है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो AUC इसी का अनुप्रयोग है, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इस नाम से कहते हैं, या फिर एरिया अंडर द कर्व कह लो, या फिर समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक, ये हो गया। और चैप्टर नंबर 9 लास्ट में इन सब का, है ना, सबको मिला के एक नया चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो ये हमारे 5 चैप्टर होते हैं। और ये जो 5 चैप्टर है, ठीक है, ये किसका हिस्सा, ये हमारा कैलकुलस का हिस्सा है। पहले एक किताब चलती थी, ठीक, कैलकुलस, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये कैलकुलस का हिस्सा है। तो मतलब कि आज से जो हमारी यूनिट स्टार्ट होने जा रही है वो कैलकुलस स्टार्ट होने जा रही है, और ये आपकी चलेगी चैप्टर नंबर 9 तक। पूरा ये जो हिस्सा आता है, ठीक, ये पूरा आपका 44 नंबर का आता है, ठीक है। यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से 44 नंबर का है। लेकिन अगर सही में पेपर में देखें और ऑप्शन वगैरह को काउंट करें तो ये जो बढ़कर जाता है नंबर, वो लगभग 55 या 60 के आसपास पहुंचता है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि 100 नंबर के पेपर में 55 या 60 नंबर के क्वेश्चंस आपको इन 5 चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ठीक। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये पूरा, है ना, कैलकुलस का हिस्सा बहुत बड़ा है, और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक, ताकि ये वाला पोर्शन हमारा अगर मजबूत रहेगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक। तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस है, मतलब कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी टॉपिक वाइज जो यहाँ पे क्या कहते हैं नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसको अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 जो कि खत्म हो चुका है, ठीक, संबंध एवं फलन, वो हमारा 10 नंबर का है, ठीक। चैप्टर नंबर 2 बीजगणित, बीजगणित में हमारा कौन कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 और 4, ठीक है, मतलब ये सेकेंड यूनिट है आपकी बीजगणित। ये आपका आता है 13 नंबर का। इसमें आपका क्या क्या है, चैप्टर नंबर 3 आपका मैट्रिक्स मतलब कि आव्यूह, और चैप्टर नंबर 4 हमारा कौन सा है, वो है हमारा सारणिक, ठीक, ये आता है। फिर ये हमारा कैलकुलस सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक, इसके अंदर अंतर्गत 5 चैप्टर, ठीक। तो ये हमारा टोटल कितने हैं, 44 नंबर का है ना, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। फिर इकाई 4 हमारा वेक्टर्स और 3D, ये 17 नंबर का। इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन 6 नंबर का। और इकाई नंबर 6 यूनिट 6, है ना, प्रायिकता आपकी 10 नंबर की। तो इस हिसाब से ये पूरा 100 नंबर का सिलेबस हमारा बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा कैलकुलस है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। चैप्टर नंबर 3 ये जो कैलकुलस है जो कि 44 नंबर का है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता से। इसमें 2 बातें होंगी। ये जो सांतत्यता है मतलब कंटिन्यूटी, ये अलग चीज़ है, तो आज से कंटिन्यूटी स्टार्ट होगी। इसके बाद जो अवकलनीयता है, डिफरेंशिबिलिटी, ये हमारी अलग चीज़ है, तो ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है, ठीक, ये थोड़ा क्या कहते हैं टफ पड़ता है, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जाते हैं। तो अगर ये चीज़ आपकी क्लियर रहेगी, चैप्टर नंबर अगर आपका 5 क्लियर रहेगा, तभी आप यहाँ पे ये कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ इंटरलिंक है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी को ये चैप्टर नहीं आता वो सोचे कि वो डायरेक्टली ये चैप्टर कर ले जाएगा, तो ये भी उसका ख़राब चला जाएगा, ठीक। हर चीज़ इंटरलिंक है। अगर किसी का यहाँ से ख़राब होता गया, पहले चैप्टर से मान लो जिसका बर्बाद हुआ,
तो उसका ऑटोमेटिक चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, मतलब कि अगर किसी का सांतत्य अवकलनीयता नहीं आती तो उसको चैप्टर नंबर 6 भी नहीं आएगा, अवकलज के अनुप्रयोग नहीं आएंगे, ठीक। और अगर अवकलज के अनुप्रयोग नहीं आए तो उसको फिर कभी समाकलन समझ में नहीं आएगी, मतलब इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा, ठीक। और इंटीग्रेशन के बाद अगर ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा चैप्टर नंबर 4, और ये भी नहीं आएगा। तो मतलब कि एक चैप्टर भी आपको स्किप करना, यहाँ पूरे के पूरे 44 नंबर का आपका लॉस हो सकता है, ठीक। और 44 नंबर 100 नंबर के पेपर में बहुत बड़ा मार्जिन है, लगभग 50%, ठीक है। 44, जैसा कि मैंने बताया कि 44 नंबर इनके हिसाब से, और अगर एक्चुअल पेपर में आप देखेंगे अनसॉल्व उठाकर तो लगभग 55-55 नंबर के क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 चैप्टर से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, और इसीलिए यहाँ पे हरस्वरूप शर्मा की किताब को सिलेक्ट किया गया है ताकि ये चैप्टर आपके मजबूत रहें, ठीक। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या कहते हैं 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आज स्टार्ट यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है सांतत्य एवं अवकलनीयता, दूसरा अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। इसके बाद तीसरा इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, चौथा समाकलन के अनुप्रयोग, और पांचवा हमारा क्या है अवकल समीकरण, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये सीक्वेंस है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? सांतत्य एवं अवकलनीयता। अब सांतत्य एवं अवकलनीयता में यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, ठीक है। सांतत्य एवं अवकलनीयता में यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं। एक है सांतत्य कंटिन्यूटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है अवकलनीयता जिसको हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं, ठीक। ये अलग चीज़ होती है और ये हमारी अलग चीज़ होती है। हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो देखो कंटिन्यूटी का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक ग्राफ बना है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ में ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इसके अंतर्गत मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ बना, ठीक है। एक ग्राफ ये बना, दूसरा ग्राफ हम लेते हैं यहीं पे बगल में, ठीक है। दूसरा हमने ग्राफ लिया और इसको मान लो कि ऐसे यहाँ पे बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रुका थोड़ी देर के लिए और फिर मैंने यहाँ पर ऐसे खींचा, ठीक। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पे अलग अलग चीज़ है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर किसी भी ग्राफ को खींचने में अगर आपका पेन नहीं उठ रहा है, ठीक। मान लीजिए कि आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे बना, ये पहला वाला, ठीक। ये पहला वाला ग्राफ है, ये दूसरा वाला ग्राफ है, ठीक। तो अगर किसी भी ग्राफ को बनाने में अगर आपका पेन नहीं उठ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो ग्राफ है आपका, ठीक, उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा है? लगातार है, ठीक। वो कैसा है आपका? लगातार है। तो अगर किसी भी ग्राफ को बनाने में अगर आपका पेन नहीं उठ रहा तो वो कैसा है? वो लगातार है। लगातार है मतलब इसको अगर हम अंग्रेजी में बोले तो ये क्या है आपका? कंटिन्यूअस है, ठीक। ये क्या है आपका? कंटिन्यूअस है, ठीक। इसी की जगह अगर मान लीजिए चित्र नंबर हम 2 देखें, है ना, ग्राफ नंबर 2, तो इसको बनाने में देखो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या कहते हैं? पेन उठ के इसके बाद यहाँ पर आया, ठीक। तो अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाने में पेन उठ रहा है तो वो फंक्शन क्या है? वो आपका फंक्शन लगातार नहीं है। लगातार नहीं का अर्थ क्या हो कि वो फंक्शन क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। वो फंक्शन आपका कैसा है? अगर इंग्लिश में बात करें तो वो फंक्शन को हम बोलेंगे कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। और इसको शुद्ध हिंदी में बोले जाता है कि ये आपका क्या है? असतत है, ठीक है। और इसको अगर कोई फंक्शन हमारा लगातार है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वो फलन हमारा कैसा है? सतत है। तो बस यहीं से क्या कहते हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की क्या पड़ती है कि नींव पड़ती है, ठीक है। बस इसी बात से कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया, किसी फंक्शन का ग्राफ दिया गया है, उसको बनाने में अगर आपका पेन उठ रहा है, ठीक, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब कि वो लगातार नहीं, क्योंकि पेन उठ गया ना। इसी की जगह अगर किसी भी फंक्शन को बनाने में आपका पेन नहीं उठ रहा है, ठीक, तो वो हमारा कैसा है? कंटिन्यूअस है। इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे y बराबर साइन एक्स, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ आपको याद है कि ये कैसा होता है? ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है कि ये हमारा चलता जाता है। तो इसको बनाने में कहीं पे हमारा पेन नहीं उठ रहा है, ठीक है। इसको बनाने में जैसे यहाँ पर मैंने मूल बिंदु से स्टार्ट किया और इधर देखिए ये बनाते हुए चले गए तो कहीं पे पेन नहीं उठा। तो अगर बनाने में आपका पेन नहीं उठ रहा तो वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो मतलब कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स है हमारा, वो कैसा फंक्शन है? एक हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक, मतलब कि सतत फलन है। ये बात समझ में आई? तो ये चीज़ से, इसी चीज़ से हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि वो आपका सतत है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसमें क्या कहते हैं? नोट्स में 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 ग्राफ लिए हैं। पहला ग्राफ हमारा ये है और दूसरा ग्राफ हमारा ये है। तो पहले ग्राफ में देखेंगे कि यहाँ से ये आपका बना, इसके बाद यहाँ पे उठा पेन, और उठने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है x बराबर a पर,
ठीक। इसी की जगह ये वाले अगर हम फंक्शन की बात करें, चाहे क्या कहते हैं दूसरे ग्राफ में, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका लगातार गया, ठीक, कहीं पे पेन नहीं उठा। तो अगर कहीं पे पेन नहीं उठा और इसके बीच में मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जिसको मैंने बोल दिया कि ये x बराबर a पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारा पेन नहीं उठ रहा है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अगर पेन नहीं उठ रहा है तो कंटिन्यूअस है, अगर बनाने में पेन उठ रहा है तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखी है हिंदी में, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद साइन एक्स का मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने अभी बताया है ना, कि ये आप बनाते चले जाओ, यहाँ पे ऐसे ये बन गया, यहाँ पर ऐसे ये बन गया, या फिर क्या कहते हैं कि यहीं से बनाते हुए चले जाओ, मान लो कि ऐसे आप लोग बनाते हुए यहाँ पे ऐसे चले गए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पर ये जो बिंदु होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसको कि हम लोग ओ यहाँ पे नाम दिए, तो बिंदु ओ हमारा कैसा है, बिंदु ओ हमारा है मूल बिंदु, ठीक, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु पर फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इस मूल बिंदु पर ये आपका फंक्शन लगातार ऐसे चले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस है। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर लेकिन x बराबर 0 पर ये क्या है, अवकलनीय नहीं है। अभी ये हल्का सा समझ लो इसके बारे में, ये अवकलनीयता के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक, जब ये खत्म हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है अवकलनीय, अब जरा इसका वो सुनना, ठीक है, कि अगर किसी फंक्शन में, ठीक, अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर शार्प पॉइंट आ जाए, शार्प पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक तो हमारा ये ऐसे मान लो कोई ग्राफ है, ठीक, और दूसरा मान लो कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे है, दूसरे फंक्शन का ग्राफ मैंने कुछ मान लीजिए कि इस प्रकार बनाया, ऐसे करके ऐसे बनाया, ठीक, ये भी हमारा एक ग्राफ है। तो अगर किसी फंक्शन में, जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पहले चित्र की बात करें, ठीक, ये हमारा पहला ग्राफ, ये हमारा दूसरा ग्राफ। तो अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो देखो ये एकदम स्मूथली आपका बना है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी वो क्या कहते हैं कि मोड़ नहीं है ना, उतना भयंकर मोड़ नहीं है। लेकिन अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, ठीक, यहाँ पर देखिए ये अचानक से ग्राफ मुड़ा हुआ है। तो अगर किसी फंक्शन में अचानक से किसी भी पॉइंट पर ग्राफ मुड़ता है, या फिर हम ये कहें क्या कहते हैं कि आसान भाषा में, कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको चोंच देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे चोंच जैसा आपको दिख रहा है, चोंच वो देखा ना, जैसे क्या कहते हैं कि तोता लोग के पास होता है, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं तोता होते हैं, तोता या फिर जो भी हमारे क्या कहते हैं पक्षी होते हैं, तो उनके पास चोंच होती है ना। तो अगर कहीं पे ये चोंच जैसा मामला देखने को मिल जाए तो उस पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब वहाँ पर वो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक, ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर निकल कर आते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, सतत है, तो सतत होने के लिए खाली एक चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ती कि वो ग्राफ कहीं पे टूटे नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर किसी फंक्शन को आपकी किसी फंक्शन की आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, ठीक है, अवकलनीयता चेक करनी हो, तो वहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला कि कहीं पर आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं पर फंक्शन आपका टूटे नहीं। तो देखो ये फंक्शन आपका कहीं नहीं टूट रहा है, अगर दूसरे ग्राफ में देखें तो ये फंक्शन हमारा कहीं नहीं टूट रहा है, लेकिन उसमें कोई चोंच नहीं होना चाहिए। चोंच मतलब कि कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। शार्प पॉइंट का मतलब कि ऐसे अचानक से मोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक, जैसे यहाँ पर ये शार्प पॉइंट है। तो अगर किसी ग्राफ में कहीं पे शार्प पॉइंट आ रहा है, मतलब कि ये वाली चीज़ आ रही है, तो वो फंक्शन हमारा अवकलनीय नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी के लिए इतना चीज़ समझ के रखो, इसको फिर से आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक। देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिफिनेशन ऑफ ए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए परिभाषा हमारी क्या होती है, ठीक। क्योंकि देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ग्राफ बनाने में आपका पेन उठ रहा है तो वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन हम हर बार क्या कहते हैं, ग्राफ बना के थोड़ी बताएंगे कि क्या कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक। तो अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हो और उस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए चेक करने के लिए कि अच्छा बताओ भाई, है ना, कि ये क्वेश्चन जो है इस पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक, मतलब उस पॉइंट पर लगातार है कि नहीं है, ठीक। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताते हैं इसकी परिभाषा से, जो हमारी क्या कहते हैं सातत्यता की परिभाषा होती है। हम इसके आधार पर बताते हैं कि हाँ कोई भी फंक्शन हमारा कैसा है ना, उसका बिहेवियर कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक, वो अब ये डिसाइड करेगा, ठीक। तो इस पॉइंट पर जाने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, है ना, हमें मतलब कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे, हमें ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि क्या कहते हैं कि हमें ये चीज़ पढ़ना पड़ रहा है, कंटिन्यूटी। तो अब ज़रा सोचना है ना, अब इस चीज़ को ज़रा सुनना ध्यान से कि आखिर ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसको पढ़ने की। तो इसको पढ़ने का सबसे पहला मकसद ये है कि मान लो
कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसे आराम से चल रहा है, यहाँ पर ये हल्का सा टूट गया, ठीक, और इसके टूटने के बाद ये फिर यहाँ पर ऐसे गया, मतलब यहाँ पर आपका पेन उठा इस पॉइंट पर, जिसको कि हम बोल देते हैं कि ये हमारा x बराबर आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर आपका टूटा, ये यहाँ पे हल्का सा, ठीक, ये हमने टूटा हुआ दिखाया है और ये आगे चल रहा है। मान लीजिए इस फंक्शन का नाम है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन को हम बोल देते हैं कि ये भाई y बराबर एफ एक्स है, ठीक। तो अब जैसे कि ये इस पॉइंट पर टूटा है, ठीक है, इस पॉइंट पर टूटा है, तो हमें ये चैप्टर पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है ना, हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम देख सके कि वो जो हमारा ग्राफ है कहीं उसमें टूट फूट तो नहीं है, ठीक है, मतलब कहीं पे वो टूटा तो नहीं है। अच्छा, अगर टूटा है तो फिर क्या हो जाएगा, और मान लो नहीं टूटा है तो क्या हो जाएगा। तो अगर कोई ग्राफ आपका टूटा है उस पॉइंट पर, ठीक, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये x बराबर a पर क्या है, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक है, तो अगर किसी पॉइंट पर वो ब्रेक है तो इसका मतलब ये हो कि उस पॉइंट पर आप उस फंक्शन को अवकलनीय नहीं बता सकते। मतलब कहीं पर अगर ग्राफ में आपका हल्का सा टूटा हुआ हिस्सा है तो आप बोल देंगे कि हाँ भाई इस पॉइंट पर इस फंक्शन का हम लोग अवकलन या फिर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अभी अवकलन क्या चीज़ होता है ना, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये हम डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे, ठीक। तो कहीं पर किसी ग्राफ में कोई टूट वगैरह है कि नहीं है, बस इसको चेक करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर डील करते हैं। अब कंटिन्यूटी यहाँ पे पहले दिया गया, डिफरेंशिएबिलिटी बाद में इसीलिए दिया गया है कि अगर हम पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और हमें पता चल गया कि हाँ भाई इस पॉइंट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ये आपका ग्राफ टूटा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे अवकलन आपका संभव नहीं है, ठीक। अब अवकलन संभव नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब क्या कहते हो आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए खाली इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पे खाली ग्राफ में किसी भी प्रकार की आपकी क्या कहते हैं टूट फूट तो नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं इसके परिभाषा पे। तो किसी भी मतलब फलन के सातत्य होने की परिभाषा क्या है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक, इसको पहले रब कर दें, ठीक। तो कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि कोई भी फंक्शन है आपका किसी भी पॉइंट पर, ठीक, उस पॉइंट का नाम क्या है एक्स बराबर ए, उस पर कंटिन्यूअस होगा। कब होगा, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स और बराबर एफ ए के हो जाए, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब समझो, ठीक, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा ये वाला ग्राफ है ना, इसी ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। तो हमें अगर चेक करना है कि कोई भी फंक्शन है ना, एक्स बराबर ए पर सतत है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक्स बराबर ए से थोड़ा सा पहले, ठीक है, एक्स बराबर ए से थोड़ा सा पहले का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर x बराबर a से थोड़ा सा पहले, मतलब कि ये वाला बिंदु जिसको हम लोग बोल देते हैं a माइनस एच, ठीक है, a माइनस एच। h क्या है, h एक बहुत ही छोटी राशि है, ठीक है, एक बहुत छोटी मतलब क्वांटिटी है। ये एक्चुअली में a और a माइनस एच के बीच की दूरी बहुत कम है ना, एकदम क्या कहते हैं कि बाल के बराबर, लेकिन हमें दिखाने के लिए यहाँ पे हल्का सी गैप लिया है, ठीक है। तो a पॉइंट के पहले मतलब a माइनस एच और a पॉइंट के बाद में मतलब कि a प्लस एच। तो हम क्या करेंगे, हम लोग किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, मान लीजिए किसी पॉइंट x बराबर a पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप a के थोड़ा सा पहले मतलब a माइनस एच, a के थोड़ा सा बाद में a प्लस एच, ठीक है, और x बराबर a पर, तीनों पर फंक्शन की अलग अलग क्या कहते हैं कि वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग वैल्यू चेक कर लेंगे। अब वैल्यू कैसे चेक होगी, ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि इसको देखिएगा, है ना, यहाँ पर हम वैल्यू कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, एक बार फिर से ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, है ना, ग्राफ के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो मान लीजिए कि मैंने एक आपका ग्राफ लिया, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा किसी भी फंक्शन का ग्राफ है और हमें चेक करना है, ठीक है, कि ये हमारा मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा कितना, x बराबर a, ठीक है, x बराबर a है हमारा है, और ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का नाम मान लीजिए क्या है, y बराबर एफ एक्स, ठीक, y बराबर एफ एक्स आपको कोई फंक्शन दिया है। तो हमें x बराबर a पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा कि x के थोड़ा सा पहले, a के थोड़ा सा पहले, मतलब यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा पहले जिसको हम लोग a माइनस एच बोलते हैं, ठीक है, इसके लेफ्ट में, ठीक है, a के लेफ्ट में हल्का सा, ठीक है, और थोड़ा सा a के राइट में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जहाँ पे x अक्ष को हिट करेगा, ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा कितना, a प्लस एच। तो हम लोग a माइनस एच, एक्स बराबर a और x बराबर a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो एक a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी आ रही है एफ a माइनस एच, ठीक है, फिर x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू आपकी आ रही है एफ ए,
ठीक है, और x बराबर a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है आपकी, मान लीजिए कि एफ ए प्लस एच। तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका एफ ए माइनस एच, ठीक है, बराबर हो जाए एफ ए प्लस एच के, और ये बराबर हो जाए एफ ए के, ठीक है, तब हम बोलेंगे, और ये चीज़ बराबर हो जाए किसी एक क्या कहते हैं राशि के, मतलब किसी एक राशि मतलब कि किसी एक संख्या के, फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर जो आपका इनफाइनाइट ना हो। तो अगर ये तीनों चीज़ आपकी बराबर हो गई, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई x बराबर a पर, ठीक है, जो हमारा फलन है वो कैसा है हमारा, वो हमारा फलन कैसा है, सतत है। सतत होने का मतलब क्या है, वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मतलब कि a के जरा सा पहले a माइनस एच, a के जरा सा बाद में a प्लस एच, और x बराबर a पर, तीनों पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, फंक्शन का मान निकालेंगे। और अगर वो तीनों आपकी बराबर आ रही हैं, तब हम बोल देंगे कि हाँ वो फंक्शन हमारा सतत है, नहीं तो सतत नहीं है, ठीक है। तो इस वो तरीके से हमें पता चल जाए कि हाँ उस फंक्शन, उस पॉइंट पर फंक्शन का नेचर कैसा है, ठीक। ऐसा हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ कर क्या कहते हैं देखें, है ना, तो इसको थोड़ा इमेजिन करिएगा कि मान लीजिए कि आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप ऐसे बचपन में खेले होंगे कि आँख पर पट्टी बांध कर, जो हम लोग खेलते नहीं थे, ठीक है, कि वो आँख पर पट्टी बांधते थे और काफ़ी सारे लोग होते थे, है ना, तो उनको हम लोग टच करके वो मतलब करते थे, ठीक है, उनको मतलब छूने की कोशिश करते थे आँख पे पट्टी बांध के। तो वैसे समझ लीजिए, है ना, इमेजिन करिएगा ये चीज़ थोड़ा सा कि आपकी आँख पर पट्टी बंधी है और आप किसी ऐसे जगह खेल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर कि ऊंचा खाली है। ऊंचा खाली का मतलब कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे आपका समतल है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर खड़े हैं, इसको ऐसे ज़रा देखिएगा, ठीक है, ये इस तरीके से मैं बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन आपकी ऊंची खाली है, यहाँ पर ये है, और फिर ये आपका ज़मीन ऐसे कुछ है, ठीक है, और जो आप खड़े हैं वो मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक। तो आप क्या है कि आपके आँख पे तो पट्टी बंधी है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े और यहाँ पे आपका गड्ढा है, और यहाँ पर आप पीछे बढ़े, तो यहाँ पे आपका क्या है, ऊंचा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, हल्का सा पीछे होंगे आप, ठीक है, हल्का सा पीछे होंगे, तो जैसे यहाँ पर आपको समतल मिला, फिर आप फिर उस पॉइंट पर आए और फिर हल्का सा आगे गए, तो वहाँ पर भी आपको समतल मिला। तो मतलब जहाँ पे आपको समतल मिलेगा, तो आप बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर ये भाई क्या है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि ये आपका लगातार है, ठीक। अब फिर आप खेलते खेलते यहाँ पर अब की बार पहुँच गए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आप आ गए। तो यहाँ पर आपने महसूस किया कि हल्का सा पीछे गए, तो आप हल्का सा ढलान में चले गए, मतलब गहराई में चले गए। हल्का सा आगे गए तो आप कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। तो मतलब ये रहा आपकी पोजीशन जहाँ पे आप खड़े हो, x बराबर a, हल्का सा पीछे आपका है a माइनस एच, और हल्का सा आगे आपका क्या है, a प्लस एच। तो आपने देखा कि a माइनस एच पर अलग हाइट है, मतलब थोड़ी सी गहराई है, a प्लस एच पर आपकी ऊंचाई है, और x बराबर a पर भी आपका कुछ अलग नेचर है। तो जहाँ पर चीज़ें बराबर नहीं है, ठीक, तो क्या बोल दोगे कि हाँ भाई ये ज़मीन आपकी समतल नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो, आप हल्का सा पीछे गए, मतलब ए क्या कहते हैं कि लेफ्ट में गए, हल्का सा राइट में गए, और अपने पोजीशन पर खड़े हुए, और तीनों जगह आपको बराबर दिखा मामला। तब आपने क्या कह दिया कि हाँ भाई ये फंक्शन क्या कहते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं वो वाली ज़मीन हमारी क्या है, समतल है, ठीक। तो जिस तरीके से हम ये खेल में क्या कहते हैं तरीका अपनाते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में भी यही करते हैं कि हमें किसी पॉइंट पर अगर क्या कहते हैं कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे कि ये हमारा पॉइंट रहा x बराबर a, तो इसके हल्का सा पीछे में हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको बोला जाता है a माइनस एच, ठीक है। हल्का सा राइट में हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, जिसको बोला जाता है a प्लस एच। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट की, और बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन की, और ये बराबर किसी एक फाइनाइट नंबर की। फाइनाइट नंबर में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, फाइनाइट नंबर का मतलब कि ऐसा नंबर जो कि इनफाइनाइट ना हो। मान लीजिए कि अगर मान लो कि ये चीज़ मैं आपको नहीं बोलता, ठीक है, और कोई आप क्वेश्चन कर रहे होते, और उस क्वेश्चन में जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आती वो मान लो आ जाती इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उसी क्वेश्चन में आप राइट हैंड लिमिट निकालते RHL, वो भी मान लो इनफाइनाइट आती, तो आप कहते हैं कि सर देखो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट, तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, नहीं, ठीक। तो ये चीज़ आपकी गलत है ना, ये आपकी सरासर गलत है अगर कोई ऐसा बोलता है तो हमारा जो नंबर होना चाहिए वो इनफाइनाइट ना हो, है ना, फाइनाइट नंबर कोई हो, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो अब बात करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर वही चीज़ हमारी लिखी है कि कोई फलन fx x बराबर a पर सतत होगा यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव fx, इसको हम लोग बोलते हैं
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये हमारी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो डब्बे में लिखा है ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट, और ये एफ ए ये हमारा कहलाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये जो हमारा एफ ए है इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, है ना, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक, ये हमारा कहलाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब कि फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और कहाँ पे, एक्स बराबर ए पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ए, मतलब एक्स बराबर ए पर फलन का मान, और इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारा एफ ए है इसको हम लोग फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा फंक्शनल वैल्यू कहलाता है। ठीक, ये चीज़ है। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो हमें क्या चेक करना है, हमें किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तीन चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी, किसी भी पॉइंट एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। ठीक, अगर ये तीनों बराबर हुई और किसी एक फाइनाइट नंबर के बराबर हुआ तब हम बोल देंगे फंक्शन हमारा कैसा कंटिन्यूअस है। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसी को हम लोग ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट करवा रहा है ना। अगर आपको याद हो तो 11th में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, मतलब लिमिट का क्या है, अस्तित्व है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को हम लोग क्या लिखते थे, इस चीज़ को हम लोग लिखते थे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, है ना, यही जो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, जो ये वाली चीज़ है, ठीक, यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है आपकी, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कौन सी वाली चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो रेड में लिखा है, ठीक है, ये रेड वाले पोर्शन की, इसका हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पर हमें क्या कहते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू निकलवाएगा। ठीक, तो उस क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि हाँ भाई x बराबर 5 पर ये फलन आपका सतत है, तो a तथा b के मान निकालिए। तो वहाँ पर हम लोग ये तरीका अपनाएंगे। ठीक, वहाँ पे हमें क्या कहते हैं इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं कि सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो ये रही हमारी कंटिन्यूटी की बात की, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास ये तीन चीज़ें आवश्यक हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर हमें क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ना निकला, तो डिसकंटिन्यूस निकला, तो उसके लिए क्या शर्त है, तो कोई फलन एफ एक्स, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, एक्स बराबर ए पर डिसकंटिन्यूस होगा। कब होगा, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपने निकाली है, जो आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है, वो आपका बराबर ही ना है। ठीक है, आपने दोनों लिमिट निकालनी है ना, आपने यहाँ से एल एच एल को कैलकुलेट किया और यहाँ से आपने आर एच एल को कैलकुलेट किया, और दोनों चीज़ बराबर ही ना निकली, तो आप तुरंत मना कर देंगे कि हाँ भाई ये फलन कैसा आपका डिसकंटिन्यूस है, मतलब कि सतत नहीं है। ठीक, पहली कंडीशन ये रही। दूसरी कंडीशन और कहाँ कहाँ पे आपका असतत हो सकता है, दूसरा पॉइंट नंबर बी आपका यहाँ पे असतत हो सकता है कि मान लो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर निकल आई, ठीक है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है, तब भी हम बोल देंगे कि हाँ फलन हमारा कैसा है, फलन हमारा कैसा है, हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, ये रहा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि एफ ए हमारा परिभाषित ही ना हो, है ना, मतलब मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए, और आपसे बोला जा रहा है कि हाँ भाई x बराबर ए पर चेक करके बताओ कि ये फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले x बराबर ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए क्या है कि समीकरण में x बराबर ए रख दो, जो भी हमारा ये दिया है फंक्शन। तो हमने x बराबर जब a यहाँ पे रखा तो x की जगह यहाँ पे कितना रखा a, तो ये हो गया एफ ए बराबर x बराबर ए रखो यहाँ पे, तो a माइनस ए कट के कितना हो गया 0, तो 1/0 आपको पता है ये किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट, या फिर हम कहते हैं अपरिभाषित होता है ये। ठीक, तो अगर हमारा क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा परिभाषित ही नहीं, अपरिभाषित है, तो उस कंडीशन में भी हम तुरंत बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तीसरी कंडीशन हमारी ये रही। चौथी कंडीशन है कि कम से कम एक के लिमिट का अस्तित्व ना हो। ठीक, कम से कम एक के लिमिट का अस्तित्व ना हो, मतलब सॉरी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पे आपको क्या पता चला कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एल डी, यानी यहाँ पे आपको पता चल गया कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तब भी हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो डिसकंटिन्यूअस होने के कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन। पहला, दोनों लिमिट बराबर ना आए, ठीक है भाई। दूसरा,
आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर तो आ जाए, लेकिन फंक्शन के वैल्यू के बराबर ना हो, ठीक है। तीसरा जो है हमारा कि जो हमारा एफ है वो परिभाषित ही ना हो, ठीक, वो कैसा हो, अपरिभाषित हो, ठीक है। और चौथा क्या है कि कम से कम एक लिमिट का अस्तित्व ना हो, मतलब कि चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट अगर किसी का भी अस्तित्व नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, हमारा क्या कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक, ये चीज़ है। तो ये चीज़ तो रहा किसके माध्यम से, ये तो हमने सूत्र के माध्यम से देखा या फिर इसका तरीका देखा, ठीक, किस तरीके से हम लोग चेक करके बताते हैं। अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि अच्छा सर इसको ग्राफ में तो दिखाओ, है ना, कि ग्राफ में इसका मतलब क्या है, तो अभी अभी जो ग्राफ खींचा था, ठीक है, उसी को समझाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको करते हैं रब, ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा साफ। अब जरा देखना ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ दिया गया है, ठीक, तो अगर हम ग्राफ की बात करें, है ना, तो ये हमारा एक ग्राफ दिया है, इसका नाम ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। हमने एक फंक्शन लिया, कौन सा फंक्शन लिया, y बराबर एफ एक्स का, ठीक, एक कोई फंक्शन लिया हमने, और हमें x बराबर a पर चेक करना है, ठीक है, कि फंक्शन कैसा है, वो आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। तो किसी भी पॉइंट पर, है ना, किसी भी एक पॉइंट a पर चेक करने के लिए हम उसके जरा से लेफ्ट में, जरा से लेफ्ट का मतलब a माइनस एच पर, इस पॉइंट के जरा से राइट में, जरा से राइट का मतलब a प्लस एच, ठीक है, तो a माइनस एच पर, a पर और a प्लस एच पर फंक्शन की अलग अलग वैल्यू देखते हैं। तो a पर जो फंक्शन की हाइट है वो कितनी है, एफ ए है, ठीक है, मतलब a पर फंक्शन का जो मान है वो आपका एफ ए है, ठीक, ये समझना। a माइनस एच पर जो फंक्शन की हाइट है वो कितना है, एफ ए माइनस एच है, और a प्लस एच पर जो फंक्शन की हाइट है वो कितना है, एफ ए प्लस एच है। तो अगर एफ ए प्लस एच बराबर हो जाए एफ ए के और बराबर हो जाए एफ ए माइनस एच के, अगर ये तीनों चीज़ बराबर हैं तो एफ ए माइनस एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और ये आपका राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तब फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक, ये इसका मतलब है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर किसके, एफ ए के, ठीक, या फिर बराबर फाइनाइट वैल्यू के, ठीक, तो हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस हो। तो इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि एफ ए माइनस, देखो ये आपका लिखने का तरीका है बस, है ना, सारी चीज़ें एक ही हैं, खाली लिखने का तरीका है। तो एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट वैल्यू, या फिर एफ ए माइनस एच को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू बराबर किसी नंबर के, तब हम बोल देंगे कैसा है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक, ऐसे हम लोग चेक करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं फटाफट, है ना, तब यह क्या कहते हैं आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, ठीक है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 एक्स बराबर 1 पर सतत है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए, ठीक, किसी भी पॉइंट x बराबर a पर कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि किसी भी पॉइंट x बराबर a पर फलन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप क्या करो, आप निकाल लो एफ ए माइनस एच निकाल लो। एफ ए माइनस एच का मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब कि आप निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये निकाल लीजिए। फिर आप निकाल लीजिए एफ ए प्लस एच, ठीक है, एफ ए प्लस एच का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है, और अगर ये बराबर आ जाए किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ठीक, बराबर फंक्शनल वैल्यू के, तब हम क्या बोल देंगे, तब हम बोल देंगे कि वो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ बताए थे, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इतनी चीज़ लिखी है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर किसके, एफ ए के, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही होती है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपकी इतनी है, ठीक है, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए हमने निकाला और वो आपकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तब भी हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, हमारा कंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन में हम लोग यही तरीका अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू की लिमिट से आने वाला वैल्यू जो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू चेक करने के लिए हमने चेक किया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ठीक है, मतलब ये जो हमने सूत्र देखा था। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स का मान कितना दिया, एफ एक्स का मान दिया 2x प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर चेक करना होता है उस पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 3 लिख दिया, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको,
तो 2 × 9 2, 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 हमारा हो गया 5। ठीक, तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई हमारी। ठीक, तो ये रहेगा इसका आंसर। ठीक, ये है, सॉरी मतलब कि ये रहेगा लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, ये जो x बराबर 1 है ना, वो डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दीजिए, f(x) में रख दीजिए। तो जब हमने x बराबर 1 f(x) में रखा, x की जगह, तो कितना हो गया, f1 बराबर हो गया 2x + 3। तो x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1 रखी, तो 2 × 1 और प्लस में 3, तो 2 × 9 2, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू बराबर फाइनाइट वैल्यू के है। तो मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही ये सॉल्व होता है ना, इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है। इसमें हमें क्या दिखाना है, इसमें हमें यह दिखाना है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 1/x - a, x बराबर a पर कैसा है, असतत है। तो अब जरा याद करो वो कंडीशन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताई थी कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर हमें क्या है, देखो डिसकंटिन्यूअस होने की, ठीक है, असतत होने की कौन कौन सी कंडीशन है, उसमें से तीसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारा क्या हो, जो फंक्शन हमारा कैसा हो, अपरिभाषित हो, है ना, फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर परिभाषित ही ना हो। तो अब इसमें देखना है आपको कि ये जो f(x) बराबर 1/x - a है, क्या x बराबर a पर परिभाषित है। तो देखो ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x बराबर a रख के चेक करो इसमें, है ना। तो फंक्शन में आपने क्या किया कि x बराबर a रखकर यहाँ पे चेक किया। तो जैसे ही फंक्शन में आपने x बराबर a रखा, तो कितना हुआ, fa। तो fa बराबर यहाँ पे x बराबर a रखने पर 1/a - a, 1/a - a मतलब 0, 1/0, 1/0 मतलब कि इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो अब अगर हमारा फंक्शन ही परिभाषित नहीं है, तो हमें क्या कहते हैं, बाकी चीज़ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हर में शून्य है, इसलिए फंक्शन हमारा कैसा है, असतत है। ठीक, तो ऐसे हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन ये तरीका हमें कहाँ पे यूज करना है कि कभी भी क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछे, जैसे ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 नंबर में अगर हम पूछे तो हम ये कारण बता देंगे और इससे हमें 1 नंबर मिल जाए, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए वो 5 नंबर में बनता है, तो 5 नंबर में हमें बाकायदा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमें चेक करके बतानी पड़ेगी कि हाँ वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। तो ये जो तरीका मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए है। ठीक, बाकी बड़े क्वेश्चन में हम लोग बड़ा वाला तरीका देखेंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, दिखाइए कि f(x) बराबर x², यदि x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है और x बराबर 1 पे कितना है, 2 है। ठीक है, बिंदु x बराबर 1 पर कैसा है, असतत है। मतलब कि हमें x बराबर 1 पर ये फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूअस सिद्ध करना है और फंक्शन हमारी ये चीज़ दी गई है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। पहला क्या है कि यदि x बराबर 1 नहीं है, तो x बराबर 1 पर कितना है, x² है। तो x बराबर 1 पर, ना सॉरी, x जब 1 के बराबर नहीं है तब हमारा फंक्शन ये है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपका हुआ x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 को छोड़कर मतलब कि इसके पहले और इसके बाद में फंक्शन की वैल्यू हमारी ये चलेगी। ठीक है, लेकिन x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर अगर 1 पर बात करें, तो x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई, ये हमारी कितनी दी है, 2 दी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर ये जो 2 लिखा है ना, ये क्या है, ये हमारी फंक्शनल वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ से f1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये चीज़ हमें डायरेक्ट दी गई है क्वेश्चन में, ये चीज़ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर चेक करना, ठीक है, कि जब x का मान 1 के बराबर नहीं है तब फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर ये मना कर रहा है, ठीक है, वहीं पर इसकी लिमिट को काटेंगे, मतलब वहीं पर इसकी लिमिट निकालेंगे। तो x के जरा सा पहले, ठीक है, x के जरा सा पहले मतलब कि f1 - h निकालेंगे, f के जरा से बाद में 1 के, तो 1 के जरा से बाद में क्या निकालेंगे, 1 + h निकालेंगे। अब f1 - h2 होता है, वो क्या चीज़ होती है, वो हमारी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो हमारा f1 + h होता है ये हमारी क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। तो मतलब कि हमें LHL और RHL यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा पॉइंट नंबर हमारा 1। तो 1 के जरा से पहले और 1 के जरा से बाद में चेक कर लेते हैं। ठीक, हमें पता चल जाएगा कि कैसे भाई क्या सीन चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो इसमें लिखने का तरीका खाली ध्यान देना, बस यही चीज़ आपकी बार बार यही 3 लाइन आपकी रिपीट होती रहेगी, ठीक है। ये जो 3 लाइन है यही चीज़ आपकी रिपीट होती रहेगी। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक के जरा से पहले तो हमने क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर, सबसे पहले ये लिखा जाता है उसके बाद ये लिखा जाता है, ठीक है। लिखने का तरीका देखना, जैसे यहाँ पे हमें एक के जरा सा लेफ्ट में चेक करना है तो हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। 1 नेगेटिव एफ एक्स ये बराबर होगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच के। तो अब जो फंक्शन आपको दिया है ना, जो फंक्शन आपको दिया है उसमें क्या करना है, उसमें आपको x बराबर 1 माइनस एच रखना है बस। तो देखो यहाँ पे ये हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। h टेंडिंग टू 0 लिखते ही आपको फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन आपको दिया था एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में x की जगह क्या रखोगे, x की जगह हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन में यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस एच को रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पे, तो देखो जब आपने x बराबर 1 माइनस एच रखा तो ये हमारा हुआ कितना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि x की जगह 1 माइनस एच रखना था ना। तो फंक्शन तो हमारा ये दिया है, स्क्वायर फंक्शन हमारा दिया, तो स्क्वायर फंक्शन में x की जगह 1 माइनस एच रखा। इस h की जगह डायरेक्ट आप 0 रख दें, ठीक। तो इस h की जगह आपने डायरेक्ट 0 रखा तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पे 0 रखा वैसे ही आपकी ये लिमिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे LHL की लिमिट निकालनी है, ठीक है। LHL की वैल्यू निकाली है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आई, 1 आई। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे अब क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कैसे निकलता है, तो देखो आपने यहाँ से लिखा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मतलब कि एक के जरा सा बाद में, तो एक के जरा सा बाद में मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच। तो मतलब अब आपको क्या करना है कि x बराबर कितना रखना है, x बराबर आपको 1 प्लस एच रखना है। तो रखो भाई यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा फंक्शन, तो फंक्शन हमारा कैसा है, एक्स स्क्वायर का। तो ये आपने रखा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। और ये हमारा हो गया कितना, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एच का जब होल स्क्वायर होगा तो फिर से आपने h बराबर 0 डायरेक्टली यहाँ पे रखा, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, ठीक, दोनों तो बराबर हैं। अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है क्या, नहीं है यहाँ पे, है ना। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो दिया गया है वो हमारा कितना दिया है, वो हमारा दिया f1 बराबर 2 के। तो मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन क्या समझाई थी, कंडीशन आपको ये समझाया गया था कि अगर जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, कहाँ गया वो स्लाइड, ठीक, ये रहा, कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, देखो जैसा कि यहाँ पे बराबर है, लेकिन अगर वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है तब भी हमारा फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझाई गई थी। तो अब ज़रा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर राइट हैंड लिमिट के तो है, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, मतलब f1 के। तो इसलिए फंक्शन हमारा कैसा है ना, देयरफॉर, ठीक है, ऐसे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज, है ना, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि आपका लगातार नहीं है, ठीक है। यह हमारा कैसा है, ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने का तरीका हमारा ये रहता है। इसी को आगे मैंने सॉल्व किया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी खाली यहाँ पे आपको हल्की चीज़ समझाई गई है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 2 लेक्चर और आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि उदाहरण के क्वेश्चन और फिर उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट था, कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसको। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्या कहते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक। तो और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।